अध्यापक अध्यक्षता करें या बोले कुछ। आदरणीय विमलेश सर और सभागार में उपस्थित शोधार्थियों, विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं हार्मनी का धन्यवाद करता हूँ और थोड़ी सी चर्चा करता हूँ मॉडर्निटी, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्न के संबंध। मॉडर्निटी, मॉडर्निज्म और मॉडर्नाइजेशन, ये तीन शब्द हैं। मॉडर्निटी चेतना के स्तर पर है। जैसे जिसको हम कह रहे हैं कि 14वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी से रेनेसा के साथ शुरू होता है, वह चेतना के स्तर पर शुरू होता है, वह मॉडर्निटी। दूसरा, जब चेतना के स्तर पर कोई बात आती है तो उसका एक भौतिक रूप से रूपांतरण भी होता है। जैसे रेलवे का आना, अदालतों का स्थापित होना, नई वैज्ञानिक चीजों का सामने आना, ये मॉडर्नाइजेशन है। सड़कों का इस तरह से बन जाना, ये मॉडर्नाइजेशन है। तो मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन, और इस मॉडर्नाइजेशन के बाद कलाओं में परिवर्तन हुए, कला के संबंध में जो आंदोलन हुए, इसको हम कहते हैं मॉडर्निज्म। हिंदी में आधुनिकता, आधुनिकीकरण, और तीसरा आधुनिकतावाद, जिसको हमने मॉडर्निज्म कहा। मॉडर्निज्म कला का आंदोलन है। और इसके बारे में जैसे 1910 के आसपास वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा कि 1910 के आसपास बड़ा परिवर्तन होता है, मालिक नौकर के संबंध में परिवर्तन आ जा रहा है। मतलब हमारे संबंधों में, पिता पुत्र के, माता पति पत्नी के, सबके संबंधों में परिवर्तन हो रहा है। वैज्ञानिक विकास की यह धारा यह परिवर्तन कर रही है और यहीं से मॉडर्निज्म आकार ग्रहण करता है। हिंदी के एक आलोचक नामवर सिंह हैं, बड़े आलोचक हैं, उन्होंने टिप्पणी की है मॉडर्निज्म पर कि मॉडर्निज्म कोई अलग, मॉडर्निज्म नाम ही बाद में दिया गया जब मॉडर्निज्म के आंदोलन समाप्त हो गए। चाहे इसमें सिंबोलिज्म या प्रतीकवाद है, बिंबवाद है, बहुत सारी चीजें हैं। हिंदी में लिखी गई इस पर किस्म किस्म की कविता, बहुत तरह की कविताओं को बाद में एक नाम दे दिया गया मॉडर्निज्म, और उसको एक आंदोलन के अंतर्गत बना दिया गया मॉडर्निज्म। ये हिंदी वालों की धारणा है मॉडर्निज्म के संबंध में कि बहुत तरह के आंदोलन चले जिनका एक स्वरूप नहीं था, इन सबको मिलाकर मॉडर्निज्म का एक रूप दे दिया गया। यह विशेष तौर पर कला का आंदोलन है। आर्किटेक्चर से शुरू हुआ, वास्तुकला से शुरू हुआ, और बाद में साहित्य में भी आया, कला कविता सब में आया। समय कम है, मैं थोड़ी ही चर्चा करूंगा। मॉडर्निज्म के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्निटी। मॉडर्निटी विज्ञान की केंद्रीयता की बात करती है। विज्ञान केंद्र में है, प्रगति की धारणा केंद्र में है कि हम आगे विकास कर रहे हैं, और इन्हीं सब के कारण इस विचार से चार्ल्स डार्विन आते हैं जिन्होंने विकासवाद पर चर्चा की। अब विज्ञान का साहित्य में या माना जाने लगा, ऐसा दौर आया कि आइए रिचर्ड्स को लिखना पड़ा साइंस एंड पोएट्री। विज्ञान का दबाव इतना ज्यादा है मॉडर्न टाइम में, मॉडर्निज्म में, कि विज्ञान के उस दबाव के कारण अब साहित्य के सामने, दूसरी चीजों के सामने एक संकट था, और उस संकट से निपटने के लिए अब इस तरह की बातें की जा रही है, पोएट्री क्या कर सकती है। आइए रिचर्ड्स की जो व्याख्याएं हैं, हिंदी में उसको हम संवेगों के संतुलन का सिद्धांत कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ इंपल्सेस। इंपल्स। तो ये जो संवेगों का संतुलन है, आइए रिचर्ड्स का, उन्होंने इसके लिए मतलब कविता की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए उन्होंने विज्ञान का सहारा लिया, और विज्ञान का सहारा वो केवल मनोविज्ञान से हो सकता है। इसीलिए दूसरे के सामने जब संकट पैदा हो रहा है तो मनोविज्ञान का उपयोग किया जा रहा है। और इसी समय फ्रायड, एडलर, यूंग, ये तीन आ रहे हैं बड़े नायक की तरह। इसी समय कुछ और दार्शनिक आ रहे हैं, जैसे अस्तित्ववादी दार्शनिक, नीत्शे की बात की। हम लोग जब नीत्शे को समझते हैं तो थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसा सर ने जैसे समझाया कि ईश्वर मर चुका है, हम लोग कहते हैं कि मनुष्यता का जय घोष है। मतलब अब परिवर्तन ईश्वर नहीं करेगा, अब परिवर्तन मनुष्य करेगा, मनुष्य ही परिवर्तन कर सकता है। और अरविंद ने इसी समय लगभग अतिमानव की धारणा दी थी कि अब मनुष्य ही सुपरमैन बनेगा। ठीक है, मैन सुपरमैन होगा, ईश्वर मर चुका है लेकिन मनुष्य
बहुत आगे बढ़ेगा, मनुष्य ही ईश्वर की जगह लेगा, इस तरह से देखते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि आधुनिकता से ही उत्तर आधुनिकता के बीज निकलते हैं। मॉडर्निटी के सामने बहुत तरह की चुनौतियां थी और उससे वो नहीं ठीक से देखा जा पा रहा था। जैसे विज्ञान केंद्र में आता है, लेकिन उस वही विज्ञान इतनी बड़ी हत्याएं कराता है। जो विश्व युद्ध हुए, जो एटम बम गिरा, वह विज्ञान का ही एक तरह से क्या कहें, दुरुपयोग था। इसीलिए जिस पर हमने भरोसा किया मॉडर्न एज में, वो भरोसे टूट गए। विज्ञान हिंसा के रूप में सामने आता है, जिसमें हमने कहा एक सत्य, मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं इसीलिए, बहुत अच्छा। एक सत्य की जो अवधारणा की बात की, मतलब इसने शोषण का पथ प्रशस्त किया। जिसको हम कहते थे कि हम प्रगति की धारणा की ओर जा रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, उसी विकास ने विनाश का पथ भी प्रशस्त किया। इसीलिए उत्तर आधुनिकता आधुनिकता की कमियों को सुधारती भी है, प्रक्षालित भी करती है और अपने नए प्रस्ताव देती है। इसलिए उत्तर आधुनिकता आधुनिकता की सक्षमता का नकार है। मतलब मॉडर्निटी की सारी थ्योरी, मॉडर्निटी की सारी चीजें ये अक्षम है, ये संसार के लिए ठीक नहीं है। और इसीलिए पहली ही शुरुआत अक्षमता से होती है, आधुनिकता से। और इसके पहले पुस्तकें लिखी जा रही हैं, जैसे डायलेक्ट्स ऑफ एनलाइटनमेंट। हम लोग जब देखते हैं, पहला चरण जो मॉडर्निटी का मानते हैं वो रेनेसा से लेकर एनलाइटनमेंट तक। एनलाइटनमेंट के दौर में हम कांट वगैरह को मानते हैं, जिन्होंने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। इन सब से हम मानकर चलते हैं कि मॉडर्निटी की जो रेनेसा के समय से धारणा आ रही थी, एनलाइटनमेंट के दौर से उसका अनुप्रयोग, एप्लीकेशन शुरू होता है और बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं। और इन्हीं सब की उत्पत्ति कला के क्षेत्र में मॉडर्निज्म है। जैसे उस समय लंदन एक बड़ा शहर बन रहा है, विकसित हो रहा है। तो उस समय यूरोप में कुछ शहर ऐसे आए जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। पहली बार महानगरीय बोध आ रहा है और ये सारी चीजें एक नए तरह का साहित्य रचती हैं, जिसको हम मॉडर्निज्म कहते हैं। इसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, जैसे सर ने पैस्टिज की चर्चा की, डबल कोडिंग, वो क्लासिक और बाजारू, पॉपुलर और क्लासिक का भेद नहीं है, दोनों सिमट के आ गए एक साथ। क्लासिक में कोई गाली नहीं होती थी, यहाँ गाली भी चलेगी, सड़क पर की भाषा भी चलेगी। तो इस तरह का एक मिक्सचर दिखाई पड़ता है और ओपन टेक्स्ट दिखाई पड़ता है। मैं थोड़ी सी इसमें चर्चा करूंगा ओपन टेक्स्ट की, कि जैसे मनोहर श्याम जोशी ने हिंदी में एक उपन्यास लिखा है, मैं कौन हूं, और एक इतिहासकार है पार्थ चटर्जी। पार्थ चटर्जी ने ए प्रिंसली इम्पोस्टर लिखा है। ए प्रिंसली इम्पोस्टर में कथा क्या है कि भवाल सन्यासी की कहानी। बंगाल का एक राजकुमार है जो गायब हो जाता है और 20 साल बाद आता है। वह दावा करता है कि मैं ही राजकुमार, और यह वास्तविक कथा है अंग्रेजों के जमाने की। और केस चलता है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ यही राजकुमार है, कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं है, और इस पर पूरा विवाद चलता है। वो प्रीवी काउंसिल तक विवाद जाता है, मतलब भारत की अदालतों से आगे प्रीवी काउंसिल तक जाता है और हर जगह निर्णय बदलते रहते हैं। मतलब ये कि कोई निर्णय पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। टेक्स्ट ओपन है, हर व्यक्ति व्याख्या के लिए समर्थ है, अलग अलग तरह की व्याख्या कर रहा है। तो मॉडर्निटी से जो पोस्ट मॉडर्निटी की ओर मूव है, एक तरह से ये मूव है। अगर साधारण भाषा में समझना हो कि मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी, तो मॉडर्निटी को मेजर किया जा सकता है, पोस्ट मॉडर्न जिसको मेजर नहीं कर सकते। मेजरमेंट वो मेन चीज है। जैसे मॉडर्निटी में सारी चीजों को मेजर, साइंस के टूल है जिससे मेजर किया जा सकता है। जैसे योग को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, हमने जो ध्यान की अवस्था अर्जित की इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो आप कहते हैं कि ये हार्मोन स्रावित हुआ, पिट्यूटरी माने पीयूष ग्रंथि से वो निकला तो हैप्पीनेस मिला, इससे मिला तो ये मिला। मेजर करने का जो टूल है इसको हमने मान लिया कि अपर्याप्त है, और यहाँ से पोस्ट मॉडर्निटी शुरू होती है। भाषा के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो सर ने बताया भी कि स्ट्रक्चरलिज्म से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का जो मूव है, और देरिडा यहाँ से शुरू होता है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि पहले से है। जैसे आइए रिचर्ड्स का देखिएगा, रेफरेंशियल सेल्फ रेफरेंशियल
फिर और भी एक लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो हैं, जो विशेष तौर पर मैथ के लोग हैं और वो फिलॉसफी में अपनी दखलंदाजी कर रहे हैं, फिलॉसफी का दर्शन दे रहे हैं, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट। तो भाषा में जहाँ से लॉजिकल पॉजिटिविस्ट हैं, वहाँ से मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी की ओर मूव कर रही है भाषा के क्षेत्र में। देरिडा के आने से वो एस्टैब्लिश हो जाता है और सारी की सारी थ्योरी उसके पहले की, जैसे मार्क्सिज्म, नेशनलिज्म, ये सारे के सारे स्ट्रक्चरलिज्म के भीतर है। मतलब मार्क्सवाद में माना जाएगा कि अंत में हम यहाँ पहुंचेंगे साम्यवाद। ये क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म। हम जहाँ से मान कर चलते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, ये स्ट्रक्चरलिज्म। और इसीलिए यहाँ कहा गया एवरीथिंग इज टेक्स्ट, नथिंग बियॉन्ड टेक्स्ट, और हम व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मॉडर्निटी यहाँ से पोस्ट मॉडर्निटी की तरफ आती है और सारी चीजों की आलोचना होती है। विज्ञान की केंद्रीयता की आलोचना, एक सत्य की अवधारणा की आलोचना। मॉडर्निटी ने इसको एस्टैब्लिश किया कि ट्रुथ एक होगा, लेकिन वो ट्रुथ क्या करता था? कमजोर राष्ट्रों का शोषण भी करता था कि हम इन राष्ट्रों को सभ्य बना रहे हैं, लेकिन इन सभ्य बनाने के क्रम में उन्होंने बड़े पैमाने पर हिंसा की। इसीलिए पोस्ट मॉडर्निटी, जैसे पोस्ट मॉडर्निटी के बारे में एक धारणा बड़ी गड़बड़ है कि ये इतनी कंफ्यूजिंग है कि इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि मॉडर्निटी की कमियों को ये ठीक करने के लिए ये चीजें आती है। जैसे एक सत्य की अवधारणा के कारण जो दुनिया में शोषण हुए, बड़े पैमाने पर अफ्रीकी देशों का शोषण हुआ, फिर विज्ञान की केंद्रीयता के कारण पूरी दुनिया में जो हाहाकार मचा, ये एक तरह से यूरोसेंट्रिसिज्म के खिलाफ भी है पोस्ट मॉडर्निटी। और एंड ऑफ द जो हिस्ट्री है एंड द लास्ट मैन, फ्रांसिस फुकुयामा की किताब, जैसे वो एक तरह से सारी चीजें कि अब विज्ञान और साहित्य में, साहित्य और इतिहास में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अभी जैसे कुछ किताबें आई, द लास्ट मुगल, द लास्ट मुगल जो किताब है उसको पढ़ेंगे तो उपन्यास की तरह का आनंद दो। विधाओं का संलयन, ये उपन्यास है, कहानी है, क्या है, इस तरह की चीजें दिखाई पड़ती है इसमें। लेकिन अंततः यह मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करता है और एक आगे का रास्ता बनाता है जो स्त्रियों के लिए, दलितों के लिए, समाज के अपवंचितों को एक जगह मुहैया कराता है। मॉडर्निज्म में इनके लिए जगह नहीं है, पोस्ट मॉडर्निटी में इनके लिए एक जगह है। परिधि की चीजें केंद्र में आ रही हैं, यह भी एक बड़ी चीज है उत्तर आधुनिकता के लिए। लेकिन अंत में यही है कि मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी ये हमारे लिए नहीं है, ये पश्चिमी विचार के लिए। हमारी जो हिंदू सोसाइटी है वो बियॉन्ड मॉडर्निज्म, बियॉन्ड पोस्ट मॉडर्निज्म है। और इसीलिए यही मैं मानता हूँ, मॉडर्निटी पोस्ट मॉडर्निटी सबकी अपनी सीमा है, इसीलिए इन दोनों सीमाओं से हम परे हैं। भारत के संदर्भ में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अंग्रेजी में चल रहा है कि ह्यूमैनिज्म या पोस्ट ह्यूमैनिज्म आने की बात हो रही है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस पर करनी हो जाए तो Actually, this is the beauty of ideology and literature. For example, this is called civilization or modernity or progress, because whatever is going on today, it will be changed, it will be transformed, it will develop, and some new ideas will come in future, right? So it is very difficult to say when which idea will come, right? So nothing can be predicted about it, number one. Number two, every idea has the seed of precedence and successor. For example, when we talk about modernism, we are at the same time talking about pre-modernism, because we cannot explain modernism without talking about pre-modernism. We cannot talk about post-modernism without talking about modernism. So my point is, post-modernism is still, we are still creatures. We belong to post-modern time, according to European classification, right? Dr. Saab has already told you that in India we don't care about all these things, and I have also told you because all is well here, right? Everything is all right, fine. So the point is, again I will tell you,
I were a critic, if I were a philosopher, if I were an anthropologist, I would tell you the right time for the birth of an ideology which would answer your question, right? So it cannot be said, right? So if the problem is there in postmodernism, when will new theory come? Actually, writers are practicing in the whole world today. So maybe from among us, some new theory will come out, and we will be able to give answer to this question. But when you are reading Derrida and all these writers, for example, Roland Barthes, of course, he is talking about question, but he has given answer. He has told you that when you are talking about the death of the author and birth of the reader, so he is telling us that when you are reading a text, discuss the text in totality. He is talking us to discuss the structural design. He is asking us to discuss the trace in the text, for example. Means what is missing on the basis of what is there. So we have to understand the theory very particularly. The irony is the number of teachers in India who know the theory, who understand the theory is very less. And when teachers are confused, how will the students be clear about the theory? The critics have talked about both problem and solution, I tell you. Derrida says how to apply deconstruction. But first of all, we should know what are the methods, what are the measurement. Of course, postmodernism, Dr. Sahab has told us there is no measurement. But even after that, Derrida has given measurement of, for example, deconstruction. Deconstruction is a tool. This tool gives us many devices like aporia, like trace. But these devices are not simple. It is like a fire. If a child catches it, he will be burnt. So we have to know it, how to use it. If we know it under the discussion or guidance of some teacher, some expert, solution is there. Isn't it? So problem is there, solution is in the theory. They talk about it. Derrida, when he is talking about deconstruction, he is also talking about Claude Strauss, who was an anthropologist. He says, what are the limitations of his theory? Then he discusses Saussure, and then he talks about deconstruction. And in deconstruction, he says how to apply it to different texts. When we know the meaning, that is the beginning of our knowledge, our experience, or the solution to the problem. But the problem is, we don't know the theory. We don't understand the theory. So how can we know it? Right? So my suggestion is, first read the theory. First discuss the theory with your teachers, with your friends. Right? Not teacher from English only, teacher from Hindi also. Right? And Sir has said that this is irony that a man of Hindi has come to. Actually, this is nothing like man from Hindi and English. In postmodernism, when we are talking about pluralism and multidisciplinarity, now all disciplines are together. In postmodernism, there is love marriage of different disciplines. All disciplines are together now. There is no caste. There is no barrier. So it is meta-barrier marriage, right? So all are coming together, right? And when we are coming together, we can be able to produce something. ये मुश्किल है सफर हो आसान, साथ चल के देखें, कुछ तुम बदल के देखो, कुछ हम बदल के देखो. Thank you so much, sir. Yes, sir. Please, only one, please. Sir, आप